Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So audio video is clear. So the last class we were discussing about what? Last class में क्या कर रहे थे? मेरे ख्याल से टेस्टिंग चल रही थी कंक्रीट की. टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट हो गया था. टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, डिफेक्ट्स इन कंक्रीट. अच्छा, डिफेक्ट्स भी हो गए थे हमारे. लास्ट ऑफ द डिफेक्ट वाज सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग कंप्लीट हो गया था. ठीक है. डिफेक्ट्स इन कंक्रीट वी हैव डिस्कस्ड. चलो उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे. सो विल कंटिन्यू विद दैट ओनली. स्टार्ट करने से पहले अच्छा यहाँ तो कोई अनाउंसमेंट होती नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. इसको एनडीटी भी बोला जाता है. may also termed as NDT. So next of the point of discussion is non-destructive testing of concrete. Now whatever testing of concrete we have done up till now, अभी तक जो भी टेस्टिंग करी हमने कंक्रीट की वो सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव थी. उठाओ पीछे सारे टेस्ट. पहला था हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, देन दूसरा था हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट. टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी आपने डिस्कस किया था एक फ्लेक्चर टेस्ट, दूसरा हमने डिस्कस किया था स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट, और तीसरा हमने डिस्कस किया था रिंग टेंशन टेस्ट. तो इसका मतलब 4 टेस्ट हो ही गए थे हमारे. 3 टेंशन स्ट्रेंथ टेस्ट था और एक कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट था. चारों को इकट्ठा करो, एक बार एनालाइज करो. चारों में आपने लोड कब तक लगाया था? In all these 4 tests which we discussed earlier, the load was applied till what? लोड अप्लाई किया था जब तक सैंपल फेल नहीं हो जाता. अप टू एन एक्सटेंट सैंपल फेल्स. इफ सैंपल फेल्स यानी आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया. अगर आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस? या सैंपल को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे. अगर मेरा सैंपल फेल हो गया तो मैं सैंपल को क्या नहीं कर पाऊंगा? दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू यूज द सैंपल. इसका मतलब पिछले वाले टेस्टों की ड्रॉबैक क्या थी? पिछले वाले टेस्टों की ड्रॉबैक ये थी कि आप टेस्ट करने के बाद उस सैंपल को दोबारा यूज नहीं कर पाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट सैंपल. अब जैसे ही मुझे ये जानकारी मिली, डायरेक्टली ये कंक्लूजन निकल के आ गया. क्या कंक्लूजन निकल के आ गया? कंक्लूजन ये निकल के आ गया कि पीछे वाले टेस्ट आप किसके ऊपर नहीं कर पाओगे. पीछे वाले टेस्ट आप किसके ऊपर नहीं कर पाओगे? पीछे वाले टेस्ट हम किसके ऊपर नहीं कर पाएंगे? कभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर मेंबर के ऊपर नहीं कर पाओगे. So since in the previous test the sample was being loaded up to failure, up to destruction, it means those tests cannot be performed on actual structure. तो फिर से फंस गए आगे. क्यों फंस गए भैया आगे? क्या मुझे सैंपल की स्ट्रेंथ चाहिए थी क्या? मुझे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ चाहिए थी. और सैंपल की स्ट्रेंथ बस रिप्रेजेंटेटिव होती है उसका, पर बीच में कितनी चीजें मैनिपुलेट हो सकती हैं वो सारी चीजें हम जानते हैं. n number of parameters can be manipulated in between the casting of a sample and casting of the actual structure. n number of factors are there. और इनफैक्ट जब डिस्कशन कर रहे थे बीच बीच में आपको ये सारी बातें बता भी रहा था. आपने कॉम्पैक्शन नहीं करी, स्ट्रेंथ गई. आपने क्यूरिंग नहीं करी, स्ट्रेंथ चली गई. तो ये सारी चीजें भी तो इम्पैक्ट डालती है. टेम्परेचर चेंज हो गया, आपने तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बना के रखी हुई थी. हमने जब कॉन्क्रीटिंग करी और जब क्यूरिंग करी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बदल गया तो स्ट्रेंथ गई. तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करते हैं, विच इम्पैक्ट दी स्ट्रेंथ. और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा कभी स्ट्रक्चर फेल ही नहीं करता. आप प्रैक्टिकली एनालाइज करना है इस चीज को. किस चीज को? कोई से भी एक केस स्टडी उठा लेना जिसमें हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया. कोई से भी केस स्टडी उठा लेना जिसमें स्ट्रक्चर फेल हुआ, और उसी की जब टेस्टिंग हो रही थी तब वो तो उसके सैंपल तो पास हो गए थे. अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सैंपल पास हो गया, स्ट्रक्चर फेल हो गया? जब सैंपल पास हो गया इसका मतलब सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रक्चर तो फेल होना ही नहीं चाहिए था. इसलिए क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट हुई हैं उसके अंदर. तो फिर अब जब ड्रॉबैक आई, फिर हमने क्या किया, हम एक और कैटेगरी का टेस्ट डेवलप किया जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट. इसमें हम जब सैंपल को लोड करेंगे, उसमें फेलियर नहीं होगा.
तो आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी पर सैंपल फेल नहीं होगा, तो मेरा काम बन गया। काम तो बन गया आपका, सैंपल फेल नहीं हो। आपका एम यही था ना कि आपका सैंपल फेल नहीं हो ताकि आप स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर पाओ, इस टेस्ट को परफॉर्म कर पाओ। पर इसकी ड्रॉबैक है। ये क्या ड्रॉबैक है? ये अगर सैंपल को फेल नहीं कराओगे आपको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कभी पता नहीं चलेगी। यू विल नॉट बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता करने का तो एक ही तरीका है। किसी भी चीज की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता करने का तो एक ही तरीका है, उसके ऊपर लोड लगाओ तब तक जब तक वो क्या नहीं कर जाता, जब तक वो फेल नहीं कर जाता। अप टू एन एक्सटेंट इट फेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाले जो टेस्ट हैं आपको क्या नहीं निकाल पाएंगे, क्या नहीं निकाल के दे पाएंगे? ये वाले टेस्ट आपको स्ट्रेंथ निकाल के नहीं दे पाएंगे। हाँ, इंडिकेशन दे देंगे स्ट्रेंथ का, पर स्ट्रेंथ की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। पीछे वाले जो टेस्ट हमने किए थे उनको परफॉर्म करना मुश्किल था। क्यों भैया? रोलर का डायमीटर, लोड उसी रेट से लगाना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर बना के रखना, ह्यूमिडिटी बना के रखना, वो सारे फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये हुआ पिछले वाले टेस्टों की परफॉर्मेंस मुश्किल है, पर उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आसानी से आप समझ जाते हो, क्योंकि एक वैल्यू निकल के आती है रिजल्ट की। ये वाला जो टेस्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जस्ट उल्टा है। इसको करना बहुत ही आसान है, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे टेस्ट करने के अंदर। विद इन 1 to 2 मिनट टेस्ट इज फिनिश्ड। पर टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो समझने में सालों लग जाएंगे, हो सकता है उसके बाद भी समझ में नहीं है। तो इसके टेस्ट के जो रिजल्ट है उसको समझने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फॉर दैट द एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये दोनों टेस्ट क्या हो गए, ये वाले टेस्ट और पिछले वाले टेस्ट, दोनों टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसके ड्रॉबैक पिछले वाले के एडवांटेज है, इसके एडवांटेज पिछले वाले के ड्रॉबैक है, इसलिए दोनों टेस्टों को एक साथ किया जाता है। बोथ द टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड इन पैरेलल। वो वाले टेस्ट भी करेंगे, ये वाले टेस्ट भी करेंगे, दोनों के रिजल्ट को देख के हम आइडिया लगाएंगे कि हमारे स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सैंपल हमारा फेल नहीं होता, इसका मतलब आप इस टेस्ट को कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। पिछले वाले केस में तो क्या हुआ था, अगर आपने क्यूब की स्ट्रेंथ निकाल ली 3 दिन पे, क्या आप उसी क्यूब की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो 7 दिन बाद? अगर मैंने क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली 3 दिन बाद, क्या उसी क्यूब की स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ 7 दिन बाद? क्यों नहीं निकाल सकता भैया? वो तो फेल हो गया ना 3 दिन में। तो आपने तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया, इसका एडवांटेज है। आप इस टेस्ट को कभी परफॉर्म करो, सैंपल फेल नहीं होगा। इसका मतलब इस टेस्ट का एक और एडवांटेज निकल के आया, ये आपको क्या बता देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेंथ विद टाइम भी बता देगा। हाँ, वो एक अलग बात है, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। वो एक अलग बात है, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको बस इंडिकेशन मिलेगी। क्लियर है पूरी कहानी? अभी तो बस बेसिक आइडिया दिया है आपको। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पे से? Any of the point to be referred from this for anyone? चले? तो ये सारे पॉइंट्स बताने हैं। So non-destructive testing of concrete. तो दोनों के पॉइंट मेंशन करने हैं साइमल्टेनियसली। First point of reference. So we can say the testing of concrete. The testing of concrete done till now कैसी थी? Was on representative sample. Was on representative sample. Was on representative sample, which does not indicate the properties of the concrete, properties of concrete actually used in construction. तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आया जो डिस्कस किया था। What is the maximum height of dropping of concrete to prevent segregation? 1.5 meter. So first point of reference. Next point of reference,
Hence, in order to find the strength of concrete in actual structure, destructive tests are required. इसलिए स्ट्रेंथ निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर रिक्वायर्ड. इसके एडवांटेज क्या है? As in order to find the strength of the concrete in destructive नहीं, in actual structure, non-destructive tests are required. In actual structure, non-destructive tests are required. हमें non-destructive test की requirement होती है. Next point of reference, these tests gives the idea. This test gives the idea of the quality of the concrete. Used in the structure and its variation over the period of time. तो ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया कि टाइम के साथ जो वेरिएशन आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा. दैट विल आल्सो यू विल कम टू. अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में खूब सारे टेस्ट हैं. मतलब एक नहीं, यू विल फाइंड एंडलेस नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच आर इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो टाइम के साथ खूब सारे टेस्ट हैं इस कैटेगरी के अंदर. सो वी कैन से दीस टेस्ट includes following. So these tests includes following. Done? This test include the following. कौन से हैं? पहला, Schmidt rebound hammer test, सबसे पॉपुलर. Rebound hammer test, and the reason is also obvious. पीछे बता चुका हूँ रीजन पॉपुलैरिटी का. Next is ultrasonic pulse velocity test, UPV टेस्ट. ये आपके एग्जाम में बहुत पॉपुलर है. नेक्स्ट, मैच्योरिटी टेस्ट. नेक्स्ट, कंक्रीट कोर टेस्ट. ऑपरेटर्स निकाल लेना पहले दोनों के, इनके रियल इमेज निकाल देना श्मिट रिबाउंड हैमर की. नेक्स्ट, पुल आउट टेस्ट. नेक्स्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट. ABCDEFG. नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव टेस्ट. अब इतने सारे टेस्ट हैं इस कैटेगरी के अंदर. n number of tests are there which falls in this category.
नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं एक दो टेस्ट इसके। डन। सो पहले वाले का एक बार डायग्राम निकाल देना। ई वाला पुल आउट टेस्ट, चलो। So first of the test to be discussed is Schmidt rebound hammer test। पहला टेस्ट जो है हमारे पास अवेलेबल, इसको बोलते हैं Schmidt rebound hammer test। ये इतना धीरे धीरे लोड क्यों हो रहा है? नेट की स्पीड स्लो है, एक सेकंड में अपलोड हो जाता है, स्पीड स्लो है मतलब। चलो देखो भैया क्या है। पहला टेस्ट उठाया, Schmidt rebound hammer test। The first of the tests available is termed as rebound hammer test। डायग्राम दिख रहा है इसका, जूम करके देख लो। एक रियल पिक्चर भी है और एक साथ में लाइन डायग्राम भी है, दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें, बोथ विल बी रिक्वायर्ड। अब क्या है Schmidt rebound hammer टेस्ट की कहानी? As the name suggests, Schmidt rebound hammer consists of what? Rebound hammer। तो Schmidt rebound hammer test consists of a rebound hammer। दिख रहा है rebound hammer? Rebound hammer consists of a rebound mass। अब मैं ये डायग्राम बनाता आधा घंटा तो बनाने में लग जाता है, इसलिए यहीं से ही समझना ज्यादा बेटर है और डायग्राम भी क्लियर है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ रिबाउंड हैमर, दिख रहा है रिबाउंड हैमर, विच इज केपेबल ऑफ स्लाइडिंग ओवर द प्लंजर। ये प्लंजर बनी हुई है, कहीं ना कहीं लिखा होगा प्लंजर, ये लिखा हुआ प्लंजर, तो ये स्लाइड कर सकता है किसके ऊपर? प्लंजर के ऊपर। एंड दिस प्लंजर इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड। स्प्रिंग कंट्रोल्ड प्लंजर मतलब प्लंजर के आगे स्प्रिंग लगी हुई है, दिख रही है आगे स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इज आल्सो देयर। नाउ सी वन मोर थिंग, इनिशियली ये जो हमारा मास है ये कनेक्टेड होता है कैच के साथ, दिस इज नोन एज कैच। मिसिंग है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये कैच है। तो कहने का मतलब है ये जो मास है इनिशियली, ये जो कैच है, जब इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा, मास को जब पीछे लेके जाओगे ये कैच में जाके अटैच हो जाएगा, कैच में जाके अटैच हो जाएगा। ये देखो पीछे भी स्प्रिंग लगी हुई है, ये भी कंप्रेस हो जाएगी। तो जब मैं मास को पीछे लेके जाऊंगा, ये कैच में अटैच है और स्प्रिंग कंप्रेस है, यानी स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है। अब जिस भी कंक्रीट सरफेस की आपको क्वालिटी निकालनी है, उस कंक्रीट सरफेस के अलोंग आपने हैमर को रखा। तो लेट्स सपोज ये कंक्रीट का सरफेस है जिसकी आपने क्वालिटी पता करनी है, हैमर को हमने इस कंक्रीट की सरफेस पर रखा, मास की ओरिजिनल पोजीशन ये है, आपने रिलीज बटन को दबाया, ये लिखा हुआ रिलीज बटन, नाम में लिखा हुआ है इसका काम। रिलीज बटन का काम क्या है? मास को रिलीज कराना है। जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे, हमारा जो मास है रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, स्प्रिंग की सारी एनर्जी ट्रांसफर होगी इसके अंदर, एनर्जी फिक्स रहेगी क्योंकि इसमें कंप्रेशन हमेशा फिक्स रहेगा। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, जाके मास टकराया किसके साथ? कंक्रीट के सरफेस के साथ। जैसे ही कंक्रीट के सरफेस के साथ मास टकराया, इसके अंदर क्या डेवलप हुई? रिएक्शन डेवलप हुई। कितनी रिएक्शन डेवलप होगी कंक्रीट के सरफेस के अंदर, वो डिपेंड कर जाएगा कंक्रीट की क्वालिटी के ऊपर। रिएक्शन ट्रांसमिट हुई किसमें? प्लंजर में। प्लंजर से ट्रांसमिट हुई किसमें? स्प्रिंग में। स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो रिएक्शन ट्रांसमिट हुई प्लंजर में, प्लंजर में ट्रांसमिट हुई स्प्रिंग में, स्प्रिंग उस एनर्जी को ट्रांसफर करेगा मास के अंदर। अब मास क्या करेगा? मास करेगा रिबाउंड। रिबाउंड मतलब वापस जाएगा पीछे। और जब ये मास रिबाउंड करेगा, देखो अपने साथ किसको लेता हुआ जाएगा? ये राइडर को लेता हुआ जाएगा, ऊपर राइडर लगा हुआ है, तो ये राइडर भी किसके साथ चलेगा? मास के साथ चलेगा। इसका मतलब ये है, लेट अस सपोज स्प्रिंग की क्वालिटी अच्छी है तो रिएक्शन ज्यादा डेवलप हुआ, रिएक्शन ज्यादा डेवलप हुआ, स्प्रिंग में एनर्जी ज्यादा आई, मास में एनर्जी ज्यादा गई, मास ज्यादा रिबाउंड करेगा, राइडर ज्यादा दूरी चलेगा, इस दूरी को हम बोलते हैं रिबाउंड नंबर। तो अगर रिबाउंड नंबर ज्यादा आया, इसका मतलब कंक्रीट की क्वालिटी क्या है? अगर रिबाउंड नंबर ज्यादा आया, इसका मतलब कंक्रीट की क्वालिटी क्या? अच्छी है। बस यही पता चला आपको। ये कितना ज्यादा कितना कम वो नहीं बता पाओगे आप, इसलिए शुरू में क्या बोला था, करना बड़ा आसान है। अब रिबाउंड नंबर आया लेट सपोज 30, अब 30 रिबाउंड नंबर के बिहाफ पे आपको ये बताना है कंक्रीट की क्वालिटी कैसी है। और एक बार में बता नहीं पाओगे, क्यों? 1000 फैक्टर है जो इस रिबाउंड नंबर को कंट्रोल करते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स दिस रिबाउंड नंबर। तो कौन कौन सा फैक्टर है उसको भी एक बार देख लेते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द स्पेसिमेन। कंक्रीट को बने हुए कितना टाइम हो गया, क्योंकि हमें पता है कंक्रीट टाइम के साथ क्या करता है? स्ट्रेंथ अटेन करता है। कल आपने लेट सपोज कॉलम है, कल आपने कॉलम की कास्टिंग करी, आज लेके पहुंच गए वहां पे रिबाउंड हैमर को,
आएगा ही नहीं रिबाउंड नंबर आपका कुछ। अब रिबाउंड नंबर नहीं आया, बहुत कम वैल्यू आई, आप तो बोलोगे क्वालिटी पुअर है। अरे क्वालिटी पुअर नहीं थी, अभी स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं हुई उसमें, एक दिन तो हुआ है अभी। ये चीज आप 10 साल बाद करो, रिबाउंड नंबर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अब उसने स्ट्रेंथ अटेन कर ली है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया कंक्रीट की एज कितनी है। जैसे ही एज बदली सेम रिबाउंड नंबर आपको अलग क्वालिटी बताएगा। जैसे ही एज बदली सेम रिबाउंड नंबर अलग क्वालिटी बता रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, आपका सरफेस कितना स्मूथ है कितना रफ है, इसको भी समझ सकते हो। लेट्स सपोज सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, आपके रिबाउंड हैमर का कांटेक्ट ही नहीं बना, कांटेक्ट नहीं बना, रिएक्शन कम निकल के आएगी, रिबाउंड नंबर कम आएगा, आप तो बोल दोगे क्वालिटी पुअर है। जहां पे आपने रिबाउंड हैमर को रखा उसके पीछे पानी था, उसके पीछे पानी था या वॉइड प्रेजेंट था, इसका मतलब रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगी, इसका मतलब रिएक्शन कितनी निकल के आएगी, कम निकल के आएगी। कम निकल के आप तो बोलोगे क्वालिटी पुअर है, क्वालिटी थोड़ी पुअर थी, वो तो पानी प्रेजेंट था जहां पे आपने पॉइंट रखा था, जिस पॉइंट पे आपने हैमर को रखा था। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक दिस आल्सो। रिबाउंड नंबर डिपेंड कर जाता है इस बात के ऊपर भी आपने रिबाउंड हैमर को कैसे रखा। लेट्स सपोज आपने रखा अपवर्ड एंगल पे विद दी हॉरिजॉन्टल, तो जब रिबाउंड हैमर का जो मास है पीछे जा रहा होगा, इसके मास का एक कंपोनेंट क्या करेगा इसको, जब रिबाउंड हैमर रिट्रैक्ट कर रहा होगा इसके मास का एक कंपोनेंट तो क्या करेगा, इसको पीछे जाने नहीं देगा। इसके मास का जो एक कंपोनेंट है इसको रोकेगा, तो रिबाउंड नंबर क्या निकल के आया, कम निकल के आया। तो आप तो बोल दोगे क्वालिटी पुअर है, क्वालिटी पुअर नहीं थी, आपने रिबाउंड हैमर को अपवर्ड एंगल पे लगा रखा था। उसी तरीके से अगर मैं डाउनवर्ड एंगल पे लगा दूं तो जो मास है वो सपोर्ट कर रहा होगा उसके मूवमेंट को, तो आपका रिबाउंड नंबर ज्यादा निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब है कि खूब सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर रिबाउंड नंबर की वैल्यू किस क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। पर क्योंकि स्ट्रेस की परफॉर्मेंस बहुत ही आसान है, इसको यूज करते हैं, तो बहुत ही परफॉर्मेंस बहुत ही आसान, मतलब हैंडलिंग बहुत आसान है, जो इसका अपैरेटस है वो बहुत ही सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। इस बात को समझने के लिए रियल पिक्चर देख लो, कहाँ गई आई रियल पिक्चर, ये कहीं भी लेके घूमते फिरो इसे। करना क्या, एक बटन दबाना, रीडिंग आ जाती है, खत्म कहानी, एक सेकंड भी नहीं लगता। क्लियर है, चलिए। जितना ज्यादा रिबाउंड नंबर उतनी अच्छी क्वालिटी, भाई अभी ये तो बताया, जरूरी नहीं है ऐसा। इनिशियली पुल कैसे करते हैं, इनिशियली पुल क्यों करना है आपको बताया तो था कि इनिशियली ओरिजिनल पोजीशन इसकी यही है। मास इससे अटैच रहेगा ना हमेशा। सर ये टेस्ट डिफरेंट है बाकी सभी टेस्ट से, हर टेस्ट दूसरे टेस्ट से डिफरेंट होता है, हर टेस्ट दूसरे टेस्ट से डिफरेंट होता है, बाकी कौन से टेस्ट एक जैसे थे। कितनी बार टेस्ट करें जब तक आपका मन नहीं भरता, जब आपका मन भर जाए टेस्ट बंद कर दो। अब सारे पॉइंट्स बताने, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। So it consists of what? It consists of rebound hammer. So it consists of rebound hammer, which has spring controlled, which has spring controlled
which has spring controlled, नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा भाई? जो स्क्रीन आपके पास है वही स्क्रीन मेरे पास है, मैं भी तो लिख रहा हूं, क्या चीज नहीं दिख रही? which has spring controlled mass that slides over the plunger. That slides over the plunger. That slides over the plunger. और प्लंजर किसके अंदर है? प्लंजर है ट्यूबुलर केसिंग के अंदर, इन ट्यूबुलर केसिंग। ये तो मैंने डिस्क्राइब किया रिबाउंड हैमर के बारे में। नेक्स्ट करते कैसे टेस्ट को? टू परफॉर्म दिस टेस्ट व्हाट इज टू बी डन? टू परफॉर्म दिस टेस्ट, सवाल कैसे बोल रहे हो? मतलब बाहर ट्यूबुलर हाउसिंग का क्या रोल है? मतलब उसको खोल के कर दें टेस्ट को? मतलब मेरे हिसाब से तो भले ही कुछ भी हो, एसएससी जेईई हो, कुछ भी हो, ऐसे सवाल तो नहीं बनते हैं। मतलब फोन है, फोन के अंदर क्या है भैया आपके? ये फोन में होता ही क्या है? फोन में अंदर एक क्या होती है, सर्किट ही तो होता है आईसी का। तो बाहर उसको कवर करने की क्या जरूरत है? अब आपने ये बोला है टीवी का रिमोट है, रिमोट खोलोगे एक पतली सी प्लेट मिलेगी अंदर बस, तो वो प्लेट ही दे देते आपको हाथ में, उसको कवर करने का क्या जरूरत है सर? ट्यूबुलर हाउसिंग का क्या जरूरत है सर? अंदर बस प्लंजर देते, प्लंजर के ऊपर मास्क लगा देते, यही कर देते। फिर लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर भी क्या है, पतली सी प्लेट मिलेगी आपको आईसी की, सर ऊपर से कवर क्यों किया हुआ है उसको हमने? अब ये पूछा है आपने। So to perform this test, hammer is held. To perform this test, hammer is held against the concrete surface to be tested. Against the concrete surface to be tested. Concrete surface to be tested. Concrete surface to be tested. And release button is pressed. Release button is pressed. क्या होता है उससे? That causes the rebound mass. That causes the rebound mass to strike against the concrete surface. Against the concrete surface. Against the concrete surface. Which retract back. Which retract back against the force of spring. Retract मतलब वापस लौटना, against the force of spring. Which retract back against the force of the spring. Against the force of the spring. Carrying किसको साथ लेके जाता है? Carrying the rider along with it. वो राइडर दिखाया था पीछे आपको, carrying the rider along with it. Along with it. So carrying the rider along with it. Rider along with it, which gives the displacement of the hammer or mass. So which gives, किसकी जानकारी देता है राइडर? Which gives the displacement of mass over the scale. Which gives the displacement of the mass over the scale. Displacement over the scale, termed as what?
rebound number, termed as what? Rebound number, जिसको rebound number बोला जाता है. That gives the indication of what? जो किसका इंडिकेशन देता है? इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ कंक्रीट. खत्म कहानी. That gives the indication of quality of concrete. तो जितनी चीजें बताई हैं वो सारी नोट कर दी हैं. लास्ट में बस फैक्टर्स बताने, बात खत्म. मास तो स्ट्राइक होगा ना. हाँ बिल्कुल वही लिखा है, पढ़ो. अंग्रेजी में समझा भी वही है, अभी अंग्रेजी में लिखा भी वही है. चले. डन. डन सर, हो गया. डन डन हो गया. तो क्या बताने हैं? फैक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट सेज the result of this test depends on following factors. तो खूब सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाती है इसकी स्ट्रेंथ. पहला, एज ऑफ स्पेसिमेन. दूसरा, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. तीसरा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन. इंटरनल एक्सटर्नल मॉइस्चर कंडीशन. नेक्स्ट, साइज, शेप and rigidity of the specimen. Next, type of cement and coarse aggregate used. Type of cement and coarse aggregate used. लास्ट पॉइंट, कितने एंगल पे आपने हैमर को होल्ड किया? एंगल एट विच हैमर इज प्रेस्ड. At which hammer is pressed against the surface. So angle at which hammer is pressed against the surface. कितने एंगल पे आपने हैमर को प्रेस कर रखा है अगेंस्ट द सरफेस?
नाउ द टेस्ट इज कंप्लीट। अब टेस्ट पूरा है। नोटेड। रिजिडिटी ज्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर ज्यादा, अगर रिजिडिटी ज्यादा है स्ट्रक्चर की तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा निकल के आएगा स्ट्रक्चर का। नोटेड। चले आगे। चलो नोट कर लिया, अब आगे बढ़ना है। दूसरे टेस्ट का apparatus निकाल लेना। गिव द apparatus ऑफ द अदर टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज यूपीवी टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट को देख के समझ में आ गया होगा, इसको लैब में करेंगे या फील्ड में करेंगे? ये टेस्ट देख के समझ में आ गया होगा, ये लैब टेस्ट है, हमारा फील्ड टेस्ट है। फील्ड टेस्ट है, लैब में नहीं कर सकते। So we cannot do this test in the lab. ये जहां मर्जी करो, कोई मनाही थोड़ी ना है, कहीं भी कर सकते हो। जब अपैरेटस दिखा दिया आपको, फिर से मेरे हिसाब से अपैरेटस दिखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इफ आई शो यू दी अपैरेटस, तो जहां मर्जी कर लो। चले, तो ये जहां मर्जी कर दो, लैब में करना है लैब में कर लो, फील्ड में करना है फील्ड में कर लो, कोई मनाही नहीं है। देयर इज नो इश्यू इन दैट। चले आगे। अब नेक्स्ट अपैरेटस शो करना, शो द नेक्स्ट अपैरेटस। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दो पिक्चर आई हैं, दोनों पिक्चर को देखते हैं, वहीं से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मेरा दूसरा टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। पल्स वेलोसिटी टेस्ट, इसको यूपीवी टेस्ट बोलते हैं, सो आल्सो टर्म्ड एज यूपीवी टेस्ट। तो देखिए टेस्ट क्या है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है इस चीज के ऊपर कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो डिपेंडेंट होती है वो डिपेंडेंट होती है मटेरियल की डेंसिटी के ऊपर और मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। तो इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की सॉलिड में, ये उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है और उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी डिपेंडेंट है। इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है स्ट्रेस के अंदर। अब है क्या स्ट्रेस के अंदर? द apparatus ऑफ दिस स्ट्रेस, जूम करते हैं इसको। द apparatus ऑफ दिस स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। तो ट्रांसमीटर को मैंने टी बोल दिया, रिसीवर को मैंने आर बोल दिया। ट्रांसमीटर को टी बोल दिया, रिसीवर को क्या बोल दिया? आर बोल दिया। अब ट्रांसमीटर का काम क्या है? जो इस टेस्ट का नाम है, ये पल्स जनरेट करता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की। तो उसका काम क्या है? पल्स को जनरेट करना, यानी साउंड वेव जनरेट करेगा ये। तो उसने पल्स को जनरेट कर दिया। रिसीवर का काम क्या है? उसको डिटेक्ट करना। द पर्पस ऑफ द रिसीवर इज टू डिटेक्ट दैट पल्स। अब आपने ट्रांसमीटर और रिसीवर को कितनी दूरी पे रखा है वो हमें पता है।
स्पेसिमेन की साइज पता है ना हमें, वी नो दिस डिस्टेंस एल, कुछ भी बोल दो, एल डी पी क्यू, जो बोलना है बोल दो, तो हमें दूरी पता है इन दोनों के बीच में। टी इक्वल टू 0 पे हमारी पल्स जनरेट हुई, टी इक्वल टू टी पे रिसीवर ने बोला मेरे को पल्स मिल गई। इसका मतलब पल्स को एल दूरी चलने में कितना टाइम लगा पता है हमें? इसका मतलब पल्स को एल दूरी चलने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन टू अस। क्या निकाल सकते हो अब आप? मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे टाइम पता है, क्या निकाल सकते हैं? पढ़ लो टेस्ट का नाम, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पल्स, यानी साउंड की वेलोसिटी निकाल ली आपने सैंपल में से। और अभी पीछे बताया साउंड की वेलोसिटी तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है डेंसिटी के ऊपर और उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा मिल रही है, इस बात का मतलब क्या है? क्वालिटी अच्छी है कंक्रीट की, बेसिक क्वालिटी इज बेटर। क्लियर चीज? अगर आपको वेलोसिटी कम मिल रही है, इसका मतलब क्वालिटी कैसी है? इसका मतलब क्वालिटी पुअर है, इट मींस क्वालिटी इज पुअर। फिर से, अब तो मैंने आपको सब्जेक्टिव चीज बता दी, इसका सब्जेक्टिव थिंग, एब्सोल्यूट चीज नहीं है ये। क्यों? इस टेस्ट के भी जो रिजल्ट है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। The result of this test will also depend upon numerous factor। एक टेस्ट थोड़ी है, खूब सारे फैक्टर है, जो पीछे वाले हैं वो सारे के सारे वैलिड है, जो पीछे वाले हैं वो सारे के सारे वैलिड है यहाँ पे। जैसे इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द कंक्रीट, वह तो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर? एज के ऊपर। ज्यादा एज है, ज्यादा स्ट्रेंथ आई तो आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिल जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, जहां पर आपने ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रखा है वहां का सरफेस कितना स्मूथ है। अगर रफ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एयर आ गई बीच में, ये दिखा दी रफनेस आपको। यहाँ पे आपने रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ पे तो दिखेगा भी नहीं आपको, रफनेस आई, छोटा सा वॉइड है, और छोटा सा वॉइड है मतलब हवा आ गई बीच में। जहां हवा आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कर जाएगी? जहां हवा आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या कर जाएगी? कम हो जाएगी। आप तो बोलोगे क्वालिटी पुअर है, क्वालिटी थोड़ी पुअर थी, सरफेस स्मूथ नहीं था, इसलिए सरफेस को पहले रब करते हैं ताकि सरफेस स्मूथ बने। इट डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर कंडीशन, जहां पे आपने ट्रांसमीटर रिसीवर रखा बीच में वॉइड था, पानी भरा हुआ था या हवा था, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है इन टेस्टों को करना बड़ा आसान है, पर टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसके बिहाफ पे ये कमेंट करना कि क्वालिटी क्या है, उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू टेक एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इनटू द पिक्चर। अंदर रीइंफोर्समेंट है, अभी जैसे मैं एयर और वाटर की बात कर रहा था, अंदर रीइंफोर्समेंट है, स्टील है। अगर आपका ओवर रीइंफोर्स स्ट्रक्चर है, अगर आपको मान लो ओवर रीइंफोर्स स्ट्रक्चर है, आपको तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या मिल जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी। आप तो बोलोगे अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट है, ये अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट थोड़ी ना है, वो तो रीइंफोर्समेंट ज्यादा डाली हुई है आपने, मोर रीइंफोर्समेंट इज देयर। क्लियर है पूरी कहानी? एक और पिक्चर आई हुई है, वो देख लो, वन मोर पिक्चर इज अवेलेबल। क्लियर है? चलो, टेस्ट को देख के समझ में आ जाता है कि टेस्ट कैसा टेस्ट है, फील्ड टेस्ट है, लैब टेस्ट है। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द इंटायर प्रोसेस ये पता चल जाता है कि लैब टेस्ट है या फील्ड टेस्ट है। दोनों है। मेरी गलती हो गई कि मैंने बोल दिया देख के पता चल जाता है, कहीं भी कर सकते हैं। तो फील्ड में बिजली का खंभा खुद लेके चलते हो या खुद में ही करंट होगा? चलाने के लिए, ट्रांसमीटर रिसीवर को चलाने के लिए खुद में ही करंट होगा। तो कॉमन सेंस की बातें हैं, प्योरली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस। अब इसकी पूरी कहानी बतानी है, टेस्टिंग खत्म।
पहला पॉइंट क्या बताता है इसका प्रिंसिपल. So the principle of this test, the principle of this test is based on the fact, is based on the fact, किसके ऊपर based है? Is based on the fact that velocity of sound, that velocity of sound in solids is function of both its density and what? Modulus of elasticity. जो वेलोसिटी होती है साउंड की सॉलिड के अंदर, वो फंक्शन है किसका? उसकी डेंसिटी का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, the apparatus of this test consists of a transmitter and receiver. So the apparatus of this test consists of a transmitter and receiver. Transmitter and receiver. Transmitter and receiver, which are used to, जिसका काम क्या है? Which are used to generate what? Which are used to generate a pulse of ultrasonic frequency. Ultrasonic frequency. And to detect it respectively. So the apparatus of this test consists of a transmitter and a receiver, which are used to generate a pulse of ultrasonic frequency and to detect it respectively. The transmitter transmit करेगा, detector क्या करेगा? Receiver क्या करेगा? उसको detect करेगा. Next point of reference, the velocity of the pulse, the velocity of the pulse through the sample is computed. The velocity of the pulse through the sample is computed in order to indicate the quality of the concrete. In order to indicate the quality of the concrete. As follows. जो वेलोसिटी है उसको हम यूज करते हैं क्या निकालने के लिए? क्वालिटी निकालने के लिए. Done? As follows. So velocity of pulse in किलोमीटर पर सेकेंड. अब चेक करना वेलोसिटी की यूनिट क्या है?
quality of concrete. So greater than 4.5, 3.5 to 4.5, 3 to 3.5, less than 3, 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकंड में जो हमारी साउंड है कितनी दूरी चल जाती है? एक सेकंड में हमारी जो साउंड है कितनी दूरी चल जा रही है? 1 किलोमीटर। वैल्यू आई हमारी 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 4.5 किलोमीटर चल गई एक सेकंड में। अब आते हैं हमारे टेस्ट के ऊपर। टेस्ट में हमारा जो सैंपल होगा उसकी साइज कितनी होगी? आप जो स्ट्रक्चर के ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, उसकी साइज कितनी होगी? उसकी साइज कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 200, 300 mm, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मान लो। फाउंडेशन ले लो, 50 सेंटीमीटर मान लो। यही होगा ना बस, और क्या होगा? अब इमेजिन करना 50 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लेगा वो। एक सेकंड में 4.5 किलोमीटर चल रहा है, 50 सेंटीमीटर चलने में कितना लेगा? माइक्रो सेकंड्स में वैल्यू निकल के आएगी। इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आपकी पूरी स्पीड चेंज हो जाएगी। इसका मतलब कंक्रीट के अंदर थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया ना, आपकी पूरी स्पीड चेंज हो जाएगी और ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा स्पीड के अंदर, और वो चीज साथ साथ दिख जाती है मैग्नीफाई होके। दैट इज बीइंग मैग्नीफाइड। तो वेलोसिटी ऑफ पल्स को रिलेट कर रखा है किसके साथ? क्वालिटी ऑफ कंक्रीट के साथ। जो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव दैट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड। क्लियर है? चलिए आगे। Done. Next point of reference. Next point says the dynamic modulus. The dynamic modulus of elasticity. The dynamic modulus of elasticity of the concrete. Of the concrete may also be determined. May also be determined. May also be determined from the pulse velocity. From the pulse velocity and dynamic Poisson's ratio. Dynamic Poisson's ratio as follows. तो इस टेस्ट की मदद से हम और क्या निकाल सकते हैं? डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है? डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन तरह की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है कंक्रीट की। इनिशियल टेंजेंट, टेंजेंट एंड सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें से डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी होती है? जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो हमारी डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहलाती है। दैट इज आल्सो टर्म्ड एज डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उसकी वैल्यू भी इस टेस्ट से निकाली जा सकती है। So 1 plus mu, 1 minus 2 mu v square divided by 1 minus mu. So with the help of this, you can also calculate the dynamic modulus of elasticity. All the parameters have standard meaning. E हमारा क्या बन गया? Dynamic modulus of elasticity. So E is our dynamic modulus of elasticity. Rho क्या है? Density. Then V क्या है हमारी? Pulse velocity. Then mu क्या है हमारा? Dynamic Poisson's ratio. Dynamic Poisson's ratio.
So this is the dynamic modulus of elasticity. डायनेमिक पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.2 से लेके 0.35 के बीच में कुछ भी ले सकते हो। और लास्ट में आपको बताता है स्ट्रेस का रिजल्ट भी क्या करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सो वी कैन से द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट, the result of this test also depends on several factors as follows. First, internal and external moisture condition. Internal and external moisture condition. Next, smoothness of the surface. Smoothness of the surface under test. Next, percentage of reinforcement provided. कितनी reinforcement दी है. Next, temperature during the test. Temperature during the test. Temperature during the test. खत्म पूरी कहानी है. So this completes your testing. Rheology. क्या भेजा है? सेम ही तो. Noted. नोट कर लिया सबने. चलो. हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी, आ रहा है. नाम सर. सर, ये जो पॉइजन्स रेशियो और डायनेमिक पॉइजन्स रेशियो सर, दोनों दो चीज है सर? दोनों सेम चीज है, एक डायनेमिक कंडीशन में, एक स्टैटिक कंडीशन में. सर तो जो हम लोग पॉइजन्स रेशियो पढ़ते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वही चीज है ये? वही चीज है, बट वो स्टैटिक है, मतलब लोड चेंज नहीं हो रहा. सर एक और डाउट था सर, जैसे आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताए ना कि 3 प्रकार का होता है, कि इनिशियल टेंजेंट, एक सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक टेंजेंट मॉडुलस. सर तो जो EC इक्वल टू 5000 FC के लेते हैं, वो सेकंड मॉडुलस है, इनिशियल टेंजेंट है या टेंजेंट है? सेकंड मॉडुलस होती है. ठीक है सर, थैंक यू सर, यही पूछना. ठीक है सर. चलिए.
बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।